90 के दशक का वो भारी भरकम टीवी याद है? मेरा मतलब है वो इतना बड़ा होता था कि कमरे का एक बड़ा हिस्सा घेर लेता था और पीछे से इतना गर्म हो जाता था जैसे कोई ओवन चल रहा हो। हाँ बिल्कुल। और आज देखिए हमारे सामने जो टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन है वो एक कागज जितनी पतली है। सही कहा। तो कभी ये ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? शीशा या प्लास्टिक तो वही है, फिर ये जादू कैसे हुआ? सच कहूं तो इसका जवाब किसी बहुत बड़ी मशीन में नहीं, बल्कि एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार में छिपा है। और ये बदलाव समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आज की पूरी डिजिटल दुनिया इसी एक सिद्धांत पर खड़ी है। तो चलिए सफर को समझते हैं। वैक्यूम ट्यूब से लेकर मॉडर्न सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स तक का सफर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 1948 से पहले, तो उस समय डायोड और ट्रायोड जैसे वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व का इस्तेमाल होता था। इन ट्यूब्स का आकार बहुत बड़ा होता था। अच्छा। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें वैक्यूम या निर्वात क्यों कहा जाता था। दरअसल इन उपकरणों में इलेक्ट्रॉनों को हवा के अणुओं से टकराने से बचाने के लिए निर्वात की बहुत जरूरत होती थी। रुकिए, तो अगर ट्यूब के अंदर हवा होती तो क्या प्रॉब्लम थी? हम नॉर्मल हवा में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भेज सकते थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं। अगर ट्यूब में हवा के कण मौजूद होंगे तो तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन उन हवा के अणुओं से टकराएंगे और अपनी सारी एनर्जी खो देंगे। मतलब रास्ते में ही रुक जाएंगे? एकदम सही। इसे ऐसे समझो जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेजी से दौड़ने की कोशिश करना, अब बार बार लोगों से टकराएंगे। इसलिए उस ट्यूब के अंदर से सारी हवा बाहर निकालनी पड़ती थी ताकि एक निर्वात या खाली रास्ता बन सके। समझ गए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इन वैक्यूम ट्यूब्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा और उच्च वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी। हाँ, लगभग 100 वोल्ट की। ये तो बिल्कुल किसी पुरानी खटारा गाड़ी की तरह थे, जिसके इंजन को पहले गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो स्टार्ट होती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए फिलामेंट को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता था। फिर 1930 के दशक में उधर हुआ सॉलिड स्टेट अर्धचालकों का। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस पदार्थ? हाँ, जहां आवेश वाहकों या चार्ज कैरियर्स को क्रिस्टल के भीतर ही नियंत्रित किया जा सकता था। इन्हें किसी बाहरी ऊष्मा या निर्वात की आवश्यकता नहीं थी। मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों को हवा में उड़ाने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम उस क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है। बिल्कुल। ये आधुनिक इलेक्ट्रिक कार की तरह हैं, साइज में एकदम छोटे, बिल्कुल शांत और कम ऊर्जा पर काम करने वाले। कैथोड रे ट्यूब का रिप्लेसमेंट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी से होना इसी का सीधा परिणाम है। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर एक अर्धचालक किसी साधारण धातु या रबर से अलग कैसे होता है? इसका रहस्य केवल प्रतिरोधकता में नहीं, बल्कि ऊर्जा बैंड में छुपा है। ऊर्जा बैंड? हाँ, जब परमाणु मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर मिल जाते हैं। पहला है संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड, जहां संयोजकता इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये उनका घर है। संयोजकता बैंड मतलब इलेक्ट्रॉनों का घर? हाँ, और इसके ठीक ऊपर का बैंड है चालन बैंड या कंडक्शन बैंड। ये एक हाईवे की तरह है। जब इलेक्ट्रॉन इस हाईवे पर पहुंचते हैं तभी विद्युत का प्रवाह होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपने घर से निकलकर हाईवे तक जंप मारनी पड़ती है? बिल्कुल। और इन दोनों बैंड्स के बीच की दूरी को ऊर्जा बैंड अंतराल या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। इसे ईजी से दर्शाते हैं। इसी के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, तो धातुओं या मेटल्स में क्या होता है? धातुओं में ये बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित या ओवरलैप करते हैं। यहाँ ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से बहते हैं। और विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स में क्या होता है? ये गैप बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, विद्युत रोधी में ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। चालन बैंड बिल्कुल खाली होता है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। तो हमारे अर्धचालक कहाँ फिट बैठते हैं? अर्धचालक में ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। परम शून्य या 0 केल्विन तापमान पर यह पूरी तरह से विद्युत रोधी की तरह काम करता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता? सही। लेकिन कमरे के तापमान पर आसपास की गर्मी से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में कूद जाते हैं। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं इसे देखूं तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम सभी के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि कार्बन विद्युत रोधी है और सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक क्यों है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड और नीट स्तर का प्रश्न है। इसका जवाब सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉनों में नहीं, बल्कि ऊर्जा अंतराल में छिपा है। अच्छा, ऊर्जा अंतराल अलग होता है क्या? हाँ, कार्बन का ऊर्जा अंतराल लगभग 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 3 से बहुत अधिक है। ओहो, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। एकदम सही।
जबकि सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद सकते हैं, लेकिन कार्बन में नहीं। समझ गई। लेकिन शुद्ध सिलिकॉन कमरे के तापमान पर बहुत कम चालकता दिखाता है। इन्हें वास्तविक उपकरणों में उपयोग करने के लिए हमें इनकी चालकता बढ़ानी होगी। और यही वजह है कि हम शुद्ध या नैज अर्धचालक का सीधे इस्तेमाल नहीं करते। नैज अर्धचालक बिल्कुल शुद्ध होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल की संख्या बराबर होती है। होल? ये होल क्या चीज है? होल एक प्रभावी धनात्मक आवेश वाले रिक्त स्थान की तरह बर्ताव करता है। जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है तो पीछे एक खाली जगह यानी होल छोड़ देता है। तो चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? चालकता बढ़ाने के लिए हम उपयुक्त अशुद्धि या डोपेंट को मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को मादन या डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाना? लेकिन अशुद्धि तो क्रिस्टल संरचना को खराब कर देगी ना? अच्छा पॉइंट है। इसीलिए अशुद्धि का आकार मूल परमाणु के लगभग बराबर होना चाहिए ताकि क्रिस्टल संरचना या लैटिस खराब ना हो। ये तो मुझे शेफ वाली बात लग रही है। जैसे कोई शेफ किसी साधारण डिश में चुटकी भर मतलब ppm में नमक या खास मसाला मिला देता है। हाँ, और इससे पूरी डिश का स्वाद या चालकता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन डिश का मूल रूप नहीं बदलता। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब ये अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है N प्रकार। N प्रकार में क्या होता है? इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक। ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से बहुत ज्यादा हो जाती होगी। बिल्कुल। यहाँ दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। दूसरा है P प्रकार। ये एक होल बनाता है, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। तो यहाँ होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होगी। हाँ, और ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर होता है। तो अब हमारे पास N प्रकार है जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और P प्रकार है जहाँ होल की अधिकता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? यही तो इलेक्ट्रॉनिक्स का असली जादू है। जब P और N को जोड़ते हैं तो P-N संधि का निर्माण होता है। यहाँ 2 प्रक्रियाएं होती हैं, विसरण और अपवाह। विसरण यानी डिफ्यूजन, सांद्रता प्रवणता के कारण कणों का भागना। बिल्कुल। N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर और P क्षेत्र से होल N क्षेत्र की ओर भागते हैं। अच्छा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं तो वे पीछे एक निश्चल धनात्मक आयन छोड़ जाते हैं। निश्चल मतलब जो हिल नहीं सकते? हाँ, संधि के दोनों ओर आयनों की एक परत बन जाती है जहां कोई मुक्त आवेश नहीं होता। इसे ह्रासी क्षेत्र या डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अगर मैं इसे एक रियल लाइफ स्थिति से जोड़ूं तो क्या ये ऐसा है कि 2 अलग-अलग भीड़ वाले कमरे एक दरवाजे से जुड़े हैं? हाँ, बताइए। पहले लोग तेजी से एक दूसरे के कमरे में जाते हैं, जिसे विसरण कह सकते हैं। लेकिन फिर दरवाजे पर इतनी भीड़ या आयनों की दीवार जमा हो जाती है कि आगे किसी का भी जाना रुक जाता है। बिल्कुल सही। ह्रासी क्षेत्र के आयन एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो आगे के विसरण को रोकता है। यह एक रोधिका विभव बनाता है। तो क्या धारा बिल्कुल शून्य हो जाती है? साम्यावस्था में विसरण धारा और अपवाह धारा बराबर और विपरीत हो जाती हैं, इसलिए कुल धारा शून्य हो जाती है। तो इस दीवार या रोधिका विभव को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? बैटरी जोड़कर। इसे बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग? हाँ, सबसे पहले है अग्रदिशिक बायस या फॉरवर्ड बायस। इसमें P सिरे को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और N सिरे को ऋणात्मक से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है? यह रोधिका की ऊंचाई को कम कर देता है, दीवार छोटी हो जाती है और बहुसंख्यक वाहक संधि को पार करने लगते हैं। इसे अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहते हैं। तो धारा बहने लगती है? हाँ, मिलिएम्पेयर में। दूसरी स्थिति है पश्चदिशिक बायस या रिवर्स बायस। इसमें P को ऋणात्मक से और N को धनात्मक से जोड़ते हैं। तो ये दीवार को और ऊंचा कर देगा? एकदम सही। धारा न के बराबर यानी माइक्रो एम्पेयर में बहती है। और अगर हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो भंजन वोल्टता या ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाता है। यदि हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो एक बिंदु पर डायोड में अचानक बहुत अधिक धारा बहने लगती है, जिससे डायोड नष्ट भी हो सकता है। बाप रे! तो चूंकि पीएन डायोड केवल एक ही दिशा में यानी फॉरवर्ड बायस में धारा बहने देता है, इसका उपयोग दिष्टकारी या रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है ना? बिल्कुल।
जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा या डीसी में बदलता है, इसके लिए हम अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। हाँ, बिना इसके कोई भी आधुनिक उपकरण काम नहीं कर सकता। पर एक सोचने वाली बात है, 20वीं सदी में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अकार्बनिक खनिजों की परमाणु संरचना को नियंत्रित करके हमने पूरी दुनिया बदल दी। स्रोत सामग्री में एक छोटा सा जिक्र कार्बनिक अर्धचालक और बहुलोकों का भी है, जो कि भविष्य की तकनीक हो सकती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब हम इन कार्बनिक अर्धचालकों पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे तो भविष्य कैसा होगा? क्या हमारे कपड़े या यहाँ तक कि हमारी त्वचा भी अगली पीढ़ी का सर्किट बोर्ड बन सकती है? इस विचार पर गौर कीजिएगा।